So hello friends and dear students, myself लोकेश सोलंकी एंड आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। हम जैसे जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए वी हैव टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स। इफ वी वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट देन वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। ठीक है, isn't it? So why when I fall this pen, when I release this pen, then always move in a downward direction? Why it is not going in the upward direction sideways? It is only moving in the downward direction. Why? So the answer is the force of gravity. कि when any object is released, जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो कहां से रिलीज किया जाता है? फ्रॉम द सम हाइट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, it always fall towards the earth, and that force is known as a gravitational force of the earth. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब उसे किसी हाइट से छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, तो हमेशा अर्थ की तरफ जाता है और उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड it falls towards the surface, of the earth, and that is known as, उसे ही क्या कहते हैं? That is known as फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये दिया गया था न्यूटन्स के बारे में। न्यूटन्स ने, आप जानते हो न्यूटन्स इज अ ग्रेट साइंटिस्ट। जब क्या कर रहे थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो पेड़ कौन सा था? एप्पल का पेड़ था। जब वे एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, देन अ सेब ऑफ एप्पल, एन एप्पल फॉल्स डाउन ऑन द हेड ऑफ द न्यूटन। उनके सर पर एक क्या गिरता है? एप्पल गिरता है। तो क्या करते हैं? उसे खाने के बजाय वो ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो सेब है, ये जो एप्पल है, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर क्यों नहीं गया? ये इधर क्यों नहीं गया? ये लेफ्ट में क्यों नहीं गया? सो द आंसर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद न्यूटन ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और पता लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहां पर एक फोर्स लग रहा है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है जो उससे ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है, और वो फोर्स होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कैसे इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच रखता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, बट व्हाट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच ही ये फोर्स लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हो जो किसी भी डिस्टेंस पर हो, कितने छोटे हो कितने ही बड़े हो, कितने छोटे हो कितने ही बड़े हो, कितनी भी डिस्टेंस पर हो, तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स।
सो चलिए हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए इसको समझते हैं। तो मैं लेता हूं कोई से भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। एक का मास हम मान लेते हैं m1 है, दूसरे का मास क्या है मान लेते हैं m2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर, इन दोनों के बीच जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है उसको मान लेते हैं हम r। क्या मान लेते हैं r, ठीक है। तो लिसन केयरफुली, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स। कौन सा लगेगा बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, any two object in the universe is always directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. That is the statement of universal law of gravitation. तो चलिए लिखते हैं कि when according to universal law when two objects have some masses, जब दो ऑब्जेक्ट की क्या हो, कुछ masses हो and separated by some distance, separated by some distance, then the force of attraction, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, then the force of attraction between them is directly proportional to their mass product of, ये इन दोनों मास के क्या हो, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड inversely proportional to square of distance between them. ठीक है। सो दैट इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ, इसका मतलब यूनिवर्स में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हो उनके बीच ये फोर्स लगेगा ही लगेगा, इजंट इट। तो क्या है ये कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैव सम मासेस, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनके कुछ न कुछ मास है, ठीक है, आर सेपरेटेड मासेस एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच क्या है, कुछ न कुछ डिस्टेंस है, आर मान लेते हैं, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्स होगा ये क्या होगा,
फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के प्रोडक्ट के। ये क्या होगा, इनके प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या है, F is directly proportional to m1 into m2, F is directly inversely proportional to square of distance between them। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, हमें यहाँ से मिल रहा है F is proportional to m1 m2 upon r square। ठीक है, इतना आया समझ में? ओके, अब जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूँ, when I will remove this constant proportionality, then we will get a constant। हमें एक कांस्टेंट यहाँ से मिलता है और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी जो है ना बेटा, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, that is the universal gravitational constant। और जो इसकी वैल्यू होती है, the value of gravitational constant is 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, you have to remember this 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमेशा सेम रहेगी, ये चेंज नहीं हो। ठीक है, चलो, ये क्या होता है, फोर्स न्यूटन में होता है। बट व्हाट इज द एसआई यूनिट? सो द एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ जी, जी की एसआई यूनिट क्या होगी, चलिए हम यहां से निकालते हैं। तो देखो, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, एफ में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा सर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आ जाएगा, अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, मुझे बताइए फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में करते हैं कि नहीं? यस सर। डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, मीटर स्क्वायर, और मास हो जाएगा आपका किलोग्राम स्क्वायर। सो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिट। ये जी की यूनिट होती है, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए प्रॉपर वे में, और यही होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब हम मास को बढ़ा दें तो फोर्स बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। डिस्टेंस को बढ़ा दें तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे, मास को बढ़ाने से मास इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डिस्टेंस इंक्रीजेस, जब डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीजेस। सो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this video then subscribe to our channel Physics Lover and share this video. Thank you so much.